हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी की तैयारी होती है पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। ठीक है, तो पेपर 1 हमने शुरू कर दिया है और लगभग सारी यूनिट्स ही मैंने स्टार्ट कर दी हैं और सब में काफ़ी लेक्चर्स भी हो गए हैं। 4-4, 5-5 लेक्चर हर एक उसमें हो गए हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड तो लगभग खत्म होने को है। तो इस तरह से आपकी पेपर 1 की भी तैयारी हो रही है और साथ में आज की इस वीडियो में हम पेपर 2 एजुकेशन की बात करेंगे। मेरा सेकंड पेपर एजुकेशन का होता है। तो अगर आप लोग शिक्षा शास्त्र विषय से आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी एजुकेशन की परीक्षा देने वाले हैं या आप जो है नेट का पेपर देने वाले हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर आपकी तैयारी होगी और आज की इस वीडियो में हम लोग एजुकेशन के ही कुछ पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके जून 2023 में आए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और साथ में एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया जाएगा। पीवाईक्यूज के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं और ये सारे ही यूनिट से आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी यूनिट को इग्नोर कर दें। ठीक है, तो सारी चीज़ों को हम कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे, सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी और इम्पॉर्टेंट भी है। पूरी देखिएगा, पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और कुछ यूनिट्स मैंने आपको कवर भी करा दी हैं, आप लोग देखिएगा प्लेलिस्ट में। तो जैसे कि फर्स्ट यूनिट में काफ़ी चीज़ें कवर करा दी हैं और आपके सेकेंड थर्ड यूनिट तक काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, तो बाकी चीज़ें भी मैं यहाँ पर कवर करवा दूंगी। और अभी जो नया पैटर्न क्या चल रहा है, अब आने की क्या संभावना है, उन सारी चीज़ों को टारगेट में रख के हम अपने जून 2024 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस के पोर्शन को भी यहाँ कवर कराती हूँ, जो आपका यूपीएचईएससी या आपके जो एलटी ग्रेड या इस तरह से जिसमें भी जीएस का पोर्शन आता है, तो वो भी मैं यहाँ पर कवर करवाती हूँ। तो इस तरह से आपकी जीएस की तैयारी भी यहाँ हो जाती है। अगर आपके कोई जानने वाले में है तो आप लोग यहाँ वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी और इस चैनल को ज्वाइन करने के साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि पीडीएफ वगैरह वहीं पर मैं प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे ही जून 2023 के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने ज़रूरी होते हैं, है ना। उनसे आपको काफ़ी आइडिया भी लगता है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं पहला जो क्वेश्चन है, ज्ञान अर्जन करने की वैज्ञानिक विधि का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य नहीं होता है। तो लक्ष्य नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ज्ञान अर्जन की बहुत सारी विधियां हैं जिसमें आप बहुत सारी विधियों को पढ़ते हैं और मैंने भी आपको बता रखा है, जिसमें आप जो है आगमन विधि, निगमन विधि, है ना, इस तरह से और भी बहुत सारी विधियां हैं। तो उनमें ही आपकी वैज्ञानिक विधि की यहाँ पर बात हो रही है। वैज्ञानिक विधि जिसमें कि हमारे पास सबूत होते हैं, एविडेंस होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑफ ट्रूथ होता है, फैक्ट फाइंडिंग होती है ना, बिल्कुल घटनाओं पे, मतलब जो जिनका कि हमारे पास प्रमाण होता है, हम उसके बारे में निश्चितता डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से एक डेफिनेट चीज़ की हम यहाँ व्याख्या करते हैं वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत। तो यहाँ पर प्रिडिक्शन ऑफ इवेंट, घटनाओं का पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। इन्हीं सारे चीज़ों को, तथ्यों को ध्यान में रख के, है ना। हम यहाँ पर क्या नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें आपकी चरों का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, ये हम कहाँ पर मानते हैं, ये आपकी जब रिसर्च में आप पढ़ते हो एक्सपेरिमेंटल मेथड में, है ना, वहाँ पर हम इस चीज़ों का जिक्र करते हैं कि वेरिएबल्स ऑफ मतलब जो कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स आप कैसे करते हो, तो ये चीज़ें वहाँ पर होती हैं। ठीक है, लेकिन हम ज्ञान अर्जन की वैज्ञानिक विधि में इन चीज़ों को नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी। उसके बाद देखिए, अब क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको थ्योरी में कवर करवा रही हूँ, तो वो चीज़ें आपकी वहाँ पर कवर हो जाएंगी। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आपकी तैयारी होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई कुछ भी कहीं कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ें मैं यहाँ प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, अब देखिए जो अगला है शिक्षावाणी। शिक्षावाणी ऐप क्या है, शिक्षावाणी क्या है, एक ऐप है ना। तो इसमें देखिए आपको खाली ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, शिक्षावाणी है। अब शिक्षावाणी तो ये क्या है, ये सीबीएसई द्वारा जो है शुरू किया गया पॉडकास्ट ऐप है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक पॉडकास्ट ऐप है। पॉडकास्ट ऐप मतलब जहाँ पर आप यहाँ पर ऑडिटरी, मतलब जो आपकी सुनने की क्षमता यहाँ डेवलप होती है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि ये हम इसको सुन सकते हैं और कहीं कहीं पर विजुअल फॉर्म भी होता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर ऑडियो जो है आपको मैसेज मिलते हैं, आप मतलब यहाँ सुन सकते हो। पॉडकास्ट होता है, लोगों की बातचीत को, उनके विचारों को आप यहाँ जान सकते हो। तो आप देखिए एजुकेशन में जो अब आपके क्वेश्चन बन रहे हैं ना, या आपके इनोवेशन से संबंधित भी हैं, जो नई नई स्कीम्स हैं
या जो गवर्नमेंट की MHRD के द्वारा या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो चलाई जा रही चीज़ें हैं वो भी यहाँ पूछी जा रही हैं, और आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आप ये सारी चीज़ें पेपर 1 में पढ़ते हो, ठीक है। तो पेपर 2 में भी आपकी ये चीज़ें आपकी पूछी जा रही हैं, है ना। तो पेपर 1 में भी आपको पता है कि काफ़ी चीज़ें करंट से संबंधित, जैसे कि ICT है, आपका हायर एजुकेशन है, या पीपल एंड एनवायरनमेंट, तो इनसे अभी आपके क्वेश्चन आपके बनते हैं जो जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन होते हैं, लेटेस्ट में अभी क्या चल रहा है, ऐसे ही अब सेकंड पेपर में भी आने लगा है। तो ये क्या है, पॉडकास्ट ऐप है जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। तो ये पॉडकास्ट ऐप है। अब ये शुरू क्यों किया गया, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो अपने सभी जो भी इसके एफिलिएटेड स्कूल होते हैं इनको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, और मतलब यहाँ पर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन, परिणाम की घोषणा, ये सारी चीज़ें एक समान मतलब एट ए टाइम आप सब जगह दे सकते हो, ठीक है। मूल्यांकन के बारे में जानकारी प्रसारित करने में, क्योंकि पॉडकास्ट मूल्यांकन के लिए शून्य त्रुटि नीति को बढ़ावा देने के लिए कहा जाता है ना। तो यहाँ पर शून्य मतलब कोई भी जो है 0% की गुंजाइश, यहाँ पर कोई भी एरर ना हो, इसकी यहाँ पर इसके लिए जो है इसको प्रसारित किया गया है। और लिखित जानकारी या परिपत्रों की तुलना में पॉडकास्ट कम समय लेने वाला और बेहद आकर्षक होता है। तो ये इसकी कुछ जो है फ़ायदे होते हैं जिनके द्वारा इसको शिक्षावाणी ऐप को चलाया गया है। ऐसे ही आप ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, है ना, ये सारे भी आपको पढ़ने रहते हैं। आप फर्स्ट पेपर में ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, ठीक है। तो वहाँ पर तो मैं ऑलरेडी कवर करवा ही रही हूँ, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर करिए। यहाँ पर मैं सारी चीज़ें कवर कराऊंगी, और ये आपके कोई भी मतलब शिक्षा शास्त्र से आप कोई भी परीक्षा देंगे, सब जगह ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि PGT की परीक्षा हो, जैसे कि खाली सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, तो वहाँ से भी आपके क्वेश्चन ये बन सकते हैं, है ना। तो क्योंकि वहाँ पर क्या है, कोई GS का पोर्शन नहीं आता है अभी, तो ऐसा ही है, जो भी फॉर्म भर चुके हैं उनमें तो अभी तक नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में सब में GS का पोर्शन आएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जनरल अवेयरनेस की हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, इसमें माइक्रो टीचिंग की सफलता के लिए निम्नलिखित कार्यकलापों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखी हैं, B.Ed किया है, M.Ed किया है, MA एजुकेशन किया है ना, BA में आपके पास एजुकेशन सब्जेक्ट था। तो माइक्रो टीचिंग तो सभी जगह हमने पढ़ी है। माइक्रो टीचिंग है क्या, जो कि एक स्किल को डेवलप करने के लिए की जाती है ना। माइक्रो टीचिंग की अगर हम बात करें तो अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में W. एलन इनका नाम था, और इनके जो भी सहयोगी थे इनके द्वारा बनाया गया था। और इसमें क्या होता है, माइक्रो टीचिंग में जिन लोगों ने आपने जो है प्रोफेशनल टीचिंग यहाँ पर की होगी, जैसे कि B.Ed M.Ed वगैरह, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। इसमें क्या होता है, टीचर को टीचिंग स्किल सीखने के लिए ट्रेन किया जाता है। यहाँ पर आपकी मतलब रियल टाइम ट्रेनिंग ये होती है, जैसे कि आपके जो क्लास के क्लासमेट्स हैं उन्हीं के बीच में आपकी ये ट्रेनिंग होगी। तो वहाँ पर वो जो है एज ए रोल करेंगे स्टूडेंट का, और आप उसी में से पढ़ाओगे, ठीक है। फिर वो रिस्पॉन्स करेंगे और वही फीडबैक देंगे, बताएंगे। तो ये कुछ इस तरह से 5 मिनट 6 मिनट की क्लासरूम में होती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी होती है, जो मतलब आपको प्रैक्टिकली जो आपको कराया जाता है, कैसे ट्रेनिंग दी जाती है उसकी बात मैं कर रही हूँ। बाकी तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो साइकिल होता है ना, वो 36 मिनट्स का होता है। अब इसमें आपको इसके स्टेप्स याद रखने होंगे। देखिए माइक्रो टीचिंग साइकिल होता है ना, इसमें सबसे पहले प्लानिंग होती है, पहला हो गया प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद टीचिंग हो गई दूसरे नंबर पे, फिर फीडबैक तीसरे नंबर पे। फिर क्या होगा, अब जब फीडबैक मिला, मतलब पहले आपने योजना बनाई, आप क्लास में गए, आपने टीचिंग की और बच्चों से फीडबैक लिया, है ना, जो लर्नर है आपके उनसे अपना फीडबैक लिया। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ कमी रह गई है मेरे पढ़ाने में या बच्चों के समझने में, कहीं से भी कुछ कमी है, तो आप फिर से क्या करोगे, फिर रीप्लान करोगे। ये आपका चौथा स्टेप हो गया। फिर से रीटीच करोगे, पांचवा हो गया, एंड देन फिर री फीडबैक, ठीक है, छठा। तो इस तरह से ये आपका साइकिल हो जाता है। ये तो नंबर हो गए, है ना, किस किस स्टेज पे। तो ये बस ये याद रखना है आपको, प्लानिंग, टीचिंग एंड फीडबैक। फिर इसी को ही रिपीट कर देना है, री प्लान, री टीच एंड री फीडबैक। फीडबैक सभी को पता है कि प्रति उत्तर, जो आपने पूछा, जो आपने पढ़ाया, उसी के बारे में से आप क्वेश्चन करते हो, पूछते हो कि बच्चों ने उसको कितना कहाँ तक ग्रैप किया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता लगता है, फीडबैक जब मिल जाता है कि बच्चों ने सीखा, कहाँ तक उनकी लर्निंग हुई है, ये हो जाता है आपका फीडबैक, है ना। तो ये आपका 36 मिनट का होता है, जिसमें कि यहाँ पर देखिए प्लानिंग तो आप पहले से करके आते हो क्लास में आने के पहले। टीच होगा 6 मिनट का, ठीक है, यहाँ पर ये 6 मिनट। उसके बाद टीच 6 मिनट का हो गया, फीडबैक भी 6 मिनट का होता है, ये 6 मिनट का हो गया। और उसके बाद री प्लान फिर 12 मिनट में आप बनाओगे यहाँ पर,
ये 12 मिनट में हो गया। फिर आप क्या करोगे, रीटीच 6 मिनट में करते हो, ठीक है, यहाँ पर ये 6 मिनट में हो गया। और उसके बाद फिर रीटीच हो गया, रीफीडबैक ये भी आपका 6 मिनट में हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर 6 6 12 12 24 और फिर 36 मिनट का टोटल, यहाँ पर 36 मिनट का यहाँ पर ये होता है आपका 36 मिनट का, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाता है, पूरा साइकिल होता है कंप्लीट। ये माइक्रो टीचिंग का हो गया है ना। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहते हैं, शिक्षण के स्मृति स्तर के 5 मुख्य सोपानों को, इनको आपको अरेंज करना है सिक्वेंशियल ऑर्डर में, है ना। तो यहाँ पर देखिए स्मृति स्तर क्या है, सबसे लो लेवल का होता है, सब पता ही है ना। तो यहाँ पर इसमें ये हर्बर्ट मॉडल था, जिसमें कि आपको चीज़ों को रटाया जाता था, चीज़ों को लर्न कराया जाता था। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले फोकस होता है पहले नंबर पे। उसके बाद क्या होगा, सिंटैक्स, संरचना, ठीक है। जब आप टीचिंग मॉडल्स पढ़ते हो ना, तो यही सारी चीज़ें होती हैं उसमें भी। तो यहाँ देखिए ये दूसरे नंबर का हो गया है सिंटैक्स। उसके बाद फिर सोशल सिस्टम, है ना, ये तीसरे नंबर पे होता है। और चौथे पे सपोर्ट सिस्टम होते हैं, आलम्बन जिसको बोलते हैं, या समर्थन तंत्र, है ना, सपोर्ट सिस्टम। फिर 5वें पे फिर आपका इवेल्युएशन होता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। पहले फोकस मतलब ऑब्जेक्ट आप बनाते हो, फिर सिंटैक्स देखते हो, वाक्य विन्यास या किस तरह से आप उसको संरक्षित करोगे। फिर सोशल सिस्टम क्या है, सामाजिक व्यवस्था क्या चीज़ है, किस तरह की क्लासरूम में क्या व्यवस्था है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं, किस एनवायरनमेंट में आप पढ़ा रहे हो। फिर सपोर्ट सिस्टम, कौन कौन से सिस्टम्स का यूज़ किया है, फिर एवेल्युएशन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसमें अब आप देख सकते हो कि कौन सा आएगा। तो यहाँ देखिए एलिमिनेशन टेक्निक में पहले क्या है, डी ऑप्शन, जहाँ पर भी डी है ना वो ही पहला होगा, है ना। तो इस तरह से ये बाकी सारी चीज़ें आपकी कट जाएंगी, है ना। इवेल्युएशन तो पहले नहीं होगा, तो आपको देखिए एलिमिनेट टेक्निक भी आनी चाहिए। देखिए इवेल्युएशन तो सब जगह सबसे लास्ट में ही होता है, इवेल्युएशन हम पहले कहीं नहीं करते हैं, है ना। तो जहाँ पर भी बी है इसको सबसे पहले काट दीजिए, ठीक है। अब क्या है, जैसे आपको नहीं भी आता है तो अब बचे आपके पास 2 ऑप्शन, है ना। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि सोशल सिस्टम पहले आएगा या पहले फोकस आएगा, है ना। तब इसमें आप जो है अब 2 में से ही छांटना रहेगा, तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाता है ना। तो ये एलिमिनेशन टेक्निक होती है जो कि ईजी होती है और आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जे कृष्णमूर्ति के विचारानुसार एक व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक जीवन जी सकते हैं यदि वो किस तरह का कार्य करें। तो इसमें देखिए अगर वो नॉन कॉम्पिटिटिव है ना। तो यहाँ पर देखिए जे कृष्णमूर्ति जी क्या है, इन्होंने बताया कि इनका जो शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि तथ्यों को उन्होंने रटंत विद्या, खाली एग्जाम को क्वालिफाई कर लेना, है ना, इस तरह से कोई डिग्री प्रदान कर देना, इसको ये शिक्षा नहीं मानते थे। इनकी जो सच्ची शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि अंतः मन का विकास करें, अंतः चेतना का विकास करें, ठीक है। तो जे कृष्णमूर्ति जी ने शिक्षा को साधन के रूप में परिभाषित किया है ना। और इन्होंने साधन रूप में भी उसी अंतःमन और अंतः चेतना के विकास तक सीमित रखा। तो मतलब इनका भी जो मेन था वो यही था कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से नॉन कॉम्पिटिटिव, है ना, ये इनका विचार था। तो अब जब हम इस तरह से सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आपको इस तरह से फाइंड आउट करने में आसानी होगी, है ना। ये हो गया आपका। और थिंकर्स से क्वेश्चन है, थिंकर्स आपको पता ही है कि पढ़ने हैं, और एक बार उनकी जो खास चीज़ें हैं ना वो मैं एक वीडियो में आपको सारी चीज़ें दे दूंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ों को समझना आसान होगा। अब देखिए यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट के सवाल भी आपके में आते हैं। और आपको पता है ना कि कॉम्प्रिहेंशन का भी सवाल यहाँ आता है ना। तो आपकी रीडिंग हैबिट्स भी अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादातर आप बुक से पढ़ें, यहाँ पर जो PDF वगैरह दी जाती हैं उनसे पढ़ें और अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाइए। कॉन्सेप्ट को बहुत बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इसमें कह रहा है स्टेटमेंट पहला, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। मतलब जो H0 मतलब नल हाइपोथेसिस सत्य होती है तो शून्य परिकल्पना जो नल हाइपोथेसिस, इसको अस्वीकार करने की संभावना सार्थकता स्तर कहलाती है, सिग्निफिकेंस लेवल। ये कितना होता है 0.05 0.01, है ना, इस तरह से होता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है जब नल हाइपोथेसिस सत्य नहीं होती है तो शून्य परिकल्पना को स्वीकार करना टाइप 1 एरर कहलाता है। तो देखिए टाइप 1 टाइप 2 2 तरह की एरर होती हैं इसमें। यहाँ पर ये पहली बात तो सही कह रहा है, ठीक है, पहली बात यहाँ पर सही चीज़ कह रहा है। क्योंकि देखिए हाइपोथेसिस जब हम टेस्टिंग करते हैं तो इसके स्टेप क्या होते हैं, एक परिकल्पना का सूत्रण, मतलब यहाँ पर परिकल्पना का जो निर्माण हुआ, ठीक है, उसके बाद सिग्निफिकेंस लेवल का डिसीजन होता है, कौन सा लेवल होगा,
फिर टेस्ट क्राइटेरियन का चयन करना, उसके बाद कैलकुलेशन होती है, फिर डिसीजन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ये कुछ स्टेप होते हैं। तो यहाँ पर आप टाइप 1 टाइप 2 एरर देख लीजिए। इसमें क्या करना है, शून्य परिकल्पना मतलब जो नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेट हाइपोथेसिस, इसको निर्दिष्ट करना मतलब डिफाइन करना। सार्थकता का एक स्तर चुना जाता है जो कि 0.05 या 0.01 लेवल का हो सकता है। ठीक है, तो एक लेवल को, सिग्निफिकेंस लेवल को हमने तय किया। टाइप 1 एरर क्या होती है, टाइप 1 एरर सत्य, जब नल हाइपोथेसिस सत्य होती है तो शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने की संभावना सार्थकता स्तर पर हो सकती है। टाइप 1 एरर क्या है, सत्य होने पर शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करता है। ठीक है, और टाइप 2 एरर में क्या होता है, शून्य परिकल्पना असत्य है लेकिन फिर भी इसको स्वीकार किया जा रहा है। तो इस तरह से जो पहला है वो सही है, सेकंड जो है रॉन्ग है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सारी चीज़ें बताऊंगी। वैसे मैंने फर्स्ट पेपर में पढ़ा रखा है, तो अगर आप लोग देखना चाहें तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। जून 2024 के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई यूनिट वाइज। ठीक है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आपको यूजीसी नेट पेपर 1 करके इस तरह से पूरा जो है कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, अलग जो वीडियो है उसमें आपको 2023 के, तो कॉन्सेप्ट तो वही है, आप चाहे 2023 में पढ़ें चाहे 24 में पढ़ें, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किस आयोग या राष्ट्रीय प्रारूप, नेशनल ड्राफ्ट की बात हो रही है, नेशनल फ्रेमवर्क, इसमें बहुविध कृत्यों पर आधारित अध्यापकों के मूल्यांकन पर विचार विमर्श किया गया है। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्र आधारित अध्यापकों के मूल्यांकन पर, तो इसमें जो बात ज़्यादा की गई थी ये NP 1986 में की गई थी, है ना। अभी क्या चल रही है, इसके बाद जो है अब आपके जो सवाल बनते हैं वो 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से काफ़ी बनते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये भी आपको पढ़ना है, ये सारी चीज़ें भी पढ़ना है। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो बात की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसके अनुसार सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की बात कही गई, है ना। कौन कौन से कदम उठाए गए थे, तो इस समय जो काम हुए 10+2+3 संरचना हुई। अभी क्या है 5+3+3+4, है ना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया, प्राइमरी लेवल के लिए था। नवोदय विद्यालयों की स्थापना हुई। डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन एजुकेशन मतलब यूनिवर्सिटीज़ की, ओपन यूनिवर्सिटीज़ की, विद्यालय संकुल जिसको स्कूल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फिर उपाधियों को सेवा से अलग करना, सर्व शिक्षा अभियान SSA, शिक्षक प्रशिक्षण, है ना। और उसके बाद शैक्षिक अवसरों की समानता, शिक्षक की जवाबदेही। तो इसमें क्या था, अध्यापकों के मूल्यांकन पर यहाँ पर विचार किया गया था, किसमें 1986, NP 1986 में। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका NP 1986। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए जहाँ आपके 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन तो एक वीडियो में नहीं हो पाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन है, इसमें किसे दिव्यांगजनों के खेलों के जनक के रूप में जाना जाता है, तो ये इनका नाम था, इनको याद कर लीजिए, लुडविग गुटमैन। ठीक है, इन्होंने विकलांग लोगों के लिए शारीरिक गतिविधियों के ये संस्थापक थे। ठीक है, तो मतलब इन्होंने जो हैंडीकैप थे मतलब उन्हीं के लिए ज़्यादा यहाँ पर काम किया था, जो लर्निंग डिसेबल्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाता है आपका, जो कि नाम याद रखना है। फिर देखिए जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रोगॉजी के संदर्भ में प्रासंगिक है। तो एंड्रोगॉजी क्या होती है, इट रिफर्स टू साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ एडल्ट, है ना। पेडागॉजी और एंड्रोगॉजी, हिटागॉजी, ये आप तीनों वहाँ पर भी पढ़ते हो, पेपर 1 में भी पढ़ते हो। ये चीज़ मैंने आपको काफ़ी बताया था, ये वीडियो भी बना रखी है जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट हैं वो पेपर 1 की बहुत सारी चीज़ें अपने सब्जेक्ट में ही कवर कर लेते हैं, है ना। तो उनको एक डीप नॉलेज मिलता है। पेपर 1 में तो कहीं पर भी इतना नहीं मिलेगा जितना आप अपने सब्जेक्ट में पढ़ लेते हो। तो इस तरह से एजुकेशन वालों के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि वो बहुत सारी रिसर्च की चीज़ें भी यहाँ पढ़ के जाते हैं, प्लस टीचिंग में भी पढ़ते हैं, और इस तरह से आपके ये जो भी ICT से संबंधित या टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें वो भी आप पढ़ते हो ना। तो बहुत सारी चीज़ें, अब तो इंक्लूसिव एजुकेशन का भी थोड़ा थोड़ा पार्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है, पेपर 1 में भी आता है। ठीक है, तो इनोवेशन वाले पार्ट में ये आता है। तो यहाँ पर देखिए जो साइंस एंड प्रैक्टिस है वो एडल्ट्स के लिए होती है एंड्रोगॉजी में, है ना। और आप पेपर 1 में पढ़ते हो पेडागॉजी, एंड्रोगॉजी, हिटागॉजी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ अगर हम बात करें तो ये एडल्ट के लिए सीखने की पद्धति होती है यहाँ। और दूसरा जो इसका हो जाएगा, एंड्रोगॉजी शब्द सबसे पहले अलेक्जेंडर कन्नप द्वारा गढ़ा गया था, है ना। तो ये पहला A और C आपके ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका A एंड C। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित अध्ययनों में से किसमें क्लिनिकल एनालिसिस हेतु किस अध्ययन का
प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एनालिसिस वाला क्लिनिकल की अगर हम बात करें तो ये हम हमेशा केस स्टडी में ही करते हैं, ठीक है। बाकी सर्वे स्टडी या ट्रेंड स्टडी या को रिलेशनल में यहाँ पर नहीं होता है। ये केस स्टडी में पता है ना आपको कि कोई भी फैमिली हो सकती है, कोई भी एक यूनिट जो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में हो, कोई व्यक्ति हो, ठीक है, कोई परिवार का सदस्य हो, तो उसके परिवार की केस स्टडी हम करते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो कि लॉन्ग टाइम चलती है, लॉन्गिट्यूडनल प्रोसेस पे चलती है ना। तो इस तरह से जो इसका अप्रोच होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है और यहाँ पर ये काफ़ी लॉन्ग टाइम चलती है। हम सारी चीज़ों का अपना खुद से ही यहाँ पर जो है स्टडीज़ करते हैं, ठीक है, ये केस स्टडी हो जाती है। तो यहाँ पर क्लिनिकल कोई बीमारी का अध्ययन करना है तो उसको हमें पहले से लेके अब तक जो भी हम जिस भी ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं काम, तो पहले की भी जानकारी लेते हैं कि इसके परिवार में ऐसी कोई प्रॉब्लम थी क्या, नहीं थी, है ना। तो ये क्लिनिकल हो जाता है, ये हम केस स्टडी में ही करते हैं। नेक्स्ट है जे कृष्णमूर्ति जी का मानना था कि शिक्षण है, टीचिंग क्या है, किसी चीज़ का आदान प्रदान है, पहले अध्ययन करना फिर उसे कार्रवाई में बदलना, परस्पर साझा करना, विद्यार्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण में। तो देखिए ये सारी चीज़ें तो मैंने पहले ही बता दी कि इनका कोई मतलब नहीं था कि खाली एग्ज़ाम क्रैक कर लो या आप बस खाली जो है रट लो, है ना, परीक्षा उत्तीर्ण कर लो, आपको बस सर्टिफिकेट मिल गया, ऐसा इनका कोई मोटो नहीं था। तो इन्होंने जो बात अपनी यहाँ पर की थी, ये की थी शेयरिंग टुगेदर, है ना, परस्पर साझा करना, और उसके बाद फिर इन्होंने बोला था रियलाइजिंग द सेल्फ, आत्मानुभूति करना, ठीक है। तो ये इनके कुछ कॉन्सेप्ट थे जो कि इन्होंने बोले थे, ठीक है। तो जे कृष्णमूर्ति के जो थिंकर्स हैं इनके आपको पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके कई बार देखिए एक ही एग्जाम में आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से आ गए हैं ना। ये जून 2023 का ही पेपर है। तो अब देखिए अगला जो है, शोध के एक उपकरण के रूप में रेटिंग स्केल की सीमाओं को पहचाने, है ना। अब रेटिंग स्केल में यहाँ पर देखिए कौन कौन सी चीज़ें होंगी, हेलो इफेक्ट होगा, मूल्यांकनकर्ता की अति उदार होने की प्रवृत्ति, है ना, मदों के निर्माण में कठिनाई। तो यहाँ देखते हैं इसमें जो बात हो रही है, रेटिंग स्केल होता क्या है, इसका उपयोग किसी भी स्थिति विचार का वस्तु में छात्रों के दृष्टिकोण को मापने के लिए, मतलब जो लर्नर्स है उसकी क्या थिंकिंग है, उस बारे में क्या राय है, इसको जानने के लिए किया जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन ऑफ सेट्स होते हैं, है ना, वो भी एमसीक्यू टाइप के, जिसका उपयोग व्यापक रूप से आपने ऑब्जर्वेशन लिया उसके बाद जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है ना। तो किसी विशिष्ट विषय के बारे में आप ऐसे क्वेश्चंस का सेट बना के इस तरह से जानकारी आप ले सकते हो, है ना। ये हो जाता है रेटिंग स्केल। तो अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, तो देखिए हेलो इफेक्ट होता है, और उसके बाद मूल्यांकनकर्ता की अधिक उदार होने की प्रवृत्ति, रेटर्स टेंडेंसी टू बी टू जेनरस, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर ये सही हो जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शोध समस्या से संबंधित नहीं है, रिसर्च प्रॉब्लम की बात हो रही है। तो देखिए नवीनता तो होना ही चाहिए, नयापन। उसके बाद दिमाग को संतुष्ट करना, है ना, इसको अभी देखते हैं। फिजिबिलिटी भी होनी चाहिए शोधकर्ता के लिए, कितना फिजिबल है, और सोशल सिग्निफिकेंस भी होना चाहिए, समाज के लिए कितना अच्छा है। लेकिन ये दिमाग को संतुष्ट करना ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर, ये हो जाता है आपका राइट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की विशेषता नहीं है। तो प्रोबेबल, नॉन प्रोबेबल, हम ये सब सारी चीज़ें हमने पेपर 1 में भी पढ़ी हैं, पेपर 2 में भी आपको पढ़ना है ना। तो इसमें क्या क्या चीज़ नहीं होती है, यूज़ ऑफ सैम्पल फ्रेम्स, क्लियरली डिफाइंड सैम्पल सिलेक्शन प्रोसीजर, उसके बाद इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एस्टिमेटिंग सैम्पलिंग एरर, है ना। हाँ, तो ये नमूनाकरण त्रुटि का अनुमान लगाने की असंभावना, इम्पॉसिबिलिटी। उसके बाद बायस्ड, है ना, बायस्ड तो होता ही है। तो प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल 2 होते हैं। तो नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होती है कि ये संभावना बढ़ जाती है, पक्षपात वाली भावना हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़, और इसके बारे में क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, सैम्पलिंग में बहुत सारी चीज़ें आपको बता रखी है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें अभी टाइम नहीं देते हैं, ठीक है। पूरा एक वीडियो ही मैं आपको सैम्पलिंग का इसमें बताऊँगी। पाउलो फ्रेरे के शिक्षा दर्शन की उत्पत्ति मानी जाती है। तो जो पाउलो फ्रेरे थे इनकी भी आपको फिलॉसफी पढ़नी है, ठीक है। तो ये सारे थिंकर्स जो कि इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आते हैं, और वो मैंने आपको पूरी कंबाइंड वीडियो ऐसे आपको बना दूंगी, तो आप लोग उसको जो है वहाँ से देख सकते हैं, है ना। तो इसमें देखिए इन्होंने जो कहा, ये प्लेटोज आइडिया था इनके उसमें थ्योरी में, और उसके बाद इन्होंने कहा एंटी कॉलोनियल थिंकर, उपनिवेश विरोधी विचारकों से, और फिर था उनका
आधुनिक मार्क्सवादी विचारकों से, ठीक है। तो पाउलो फ्रेरे के बारे में थोड़ा सा हम बाद में बात करेंगे। ये चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर हो जाती हैं, है ना, क्योंकि ये सारे थिंकर्स के बारे में जब तक थोड़ा सा और नहीं बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट रहेगा। तो इससे अच्छा है कि हम सारी चीज़ों को एक अलग वीडियो में आपको, जैसे कि आपकी जो इंडियन फिलॉसफी है, वेस्टर्न फिलॉसफी, फिर थिंकर्स का, तो ऐसे करके मैं एक एक वीडियो आपको दे दूँगी। तो उस तरह आपको टू द पॉइंट आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया कुछ क्वेश्चन जिससे आपको पैटर्न का भी पता लगता रहे और आपको ये भी समझ में आए कि जो चीज़ें यहाँ पढ़ाई जा रही हैं इस चैनल पे, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो वो चीज़ें आपको पता है कि मतलब यहाँ पर रिलेट करके ही चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है, ऐसे वैसे मुझे यहाँ टाइम पास नहीं करना है, ठीक है। तो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। बाकी हम थ्योरी तो स्टार्ट ही कर रहे हैं, हफ्ते में 2 दिन आपको एजुकेशन का दिया करूँगी और बाकी पेपर 1 का, है ना। तो इस तरह से हम लोग अपनी एक स्ट्रेटजी से काम करेंगे और सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर कवर हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके ही जाइएगा और पेपर 1 पूरा आप लोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरेंगे, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर बने रहिए।